हेलो एवरीवन, दिस इज रत्नाकर सिंह। वेलकम टू आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने फैक्टराइजेशन मेथड को अच्छी तरीके से डिस्कस करने के बाद उसके बाद प्रॉब्लम को भी कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम करने वाले सीधाचार्य यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू हम कैसे भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस वीडियो में यही जानेंगे। और आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 मतलब लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4 को हम डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप वीडियो को लास्ट तक आप बने रहेंगे, आपको लेक्चर में मजा आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा फार्मूला है जो आपके ज़िंदगी भर मतलब जब तक पढ़ाई करोगे, जब तक आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तब तक काम में आने वाला है। मतलब आज की ये जो वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली फॉर क्लास 10th के लिए। तो कोई भी बच्चा इसको मिस ना करे, और जो बच्चे मिस करें उसके आप शेयर जितना ज़्यादा हो सके उस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्या सीधाचार्य। आपके सामने दिख रहा है क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर सीधा या फिर सीधाचार्य रूल। सीधाचार्य रूल है क्या? देखिए, कहीं कहीं पे जो अपना फैक्टराइजेशन मेथड होता है वो कहीं कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। और जब सीधाचार्य फेल हो जाता है वहीं पे आता है कौन? वहीं पे जब फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो जाता है वहीं पे आता है अपना सीधाचार्य। फैक्टराइजेशन मेथड सर फेल होने के बाद हम क्या अप्लाई करते हैं? हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब सीधाचार्य फार्मूला। ये होता क्या है? इसका प्रूफ अपने सिलेबस से कट गया है, अगर होता तो मैं जरूर कराता। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान से देख लो। अगर अपने पास कोई इक्वेशन है, क्या है अपने पास? अगर कोई इक्वेशन है, वो इक्वेशन कैसा है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें आपको x के दो वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं। ठीक है, x की जो वैल्यूज आएगी बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, बाय द सीधाचार्य फार्मूला मेथड, वो क्या आएगा? वो होता है -b प्लस माइनस इन अंडर रूट b² माइनस में 4ac अपॉन 2a। ठीक है, a क्या है, b क्या है? ये वाला चीज x का कॉफिशिएंट, a क्या है? x² कॉफिशिएंट, c क्या है? कांस्टेंट टर्म। अब इस फार्मूले में हम रखेंगे तो x की वैल्यूज मिलेंगी। कितनी वैल्यूज मिलेंगी? दो वैल्यूज। कैसे कैसी? एक तो प्लस वाली, एक तो माइनस वाली। मींस अगर हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? एक तो वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू आपकी -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, और दूसरी मिलेगी x इज इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो वैल्यूज आपके सामने मिलेंगी, एक तो ये हुई, एक तो ये हुई। बात समझ में आ रही है? अब इसको हम सर कैसे करेंगे? इसको हम आगे जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो हमें वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलो, ये हुआ ये आपको फार्मूला 101% लर्न होना चाहिए अगर आपको आगे क्वेश्चन करने हैं। अगर नहीं लर्न है तो आप समझ लीजिए आप अपने साथ बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये 100% मैंने बोल रहा हूँ, तो 101% आप अपने दिमाग में रखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। फिर आता है अपना नेचर ऑफ रूट्स। ये जो मैं बताया भी, ये एक तो ये हुआ, एक तो ये हुआ। अल्फा और बीटा को क्या ले लिए हैं? अल्फा को फर्स्ट रूट ले लिए हैं और बीटा को सेकेंड रूट ले लिए हैं, और कुछ नहीं कहा गया इसमें। फिर आता है व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? फॉर द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 द एक्सप्रेशन d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। मतलब किसी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के इज इक्वल टू 0 के लिए जो b² माइनस 4ac की वैल्यू आएगी, उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है? डिस्क्रिमिनेंट बताता है नेचर ऑफ रूट्स। क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट्स। सर ये क्या हुआ? सपोज दैट इन्होंने डिस्क्रिमिनेंट को d से रिप्रेजेंट किया है, जो d की वैल्यू हुई वो क्या हुई? b² माइनस 4ac। ठीक है, ये नेचर ऑफ रूट्स कैसे बताएगा? अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा, इधर ध्यान से देखो, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? देखो, ये दोनों तो रियल वैल्यूज हैं। अब अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू अगर b² माइनस 4ac मतलब अंडर रूट d ये तो है अपना डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये d। अब यही d बताएगा नेचर ऑफ रूट्स कैसा है। क्यों? क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर d माइनस में आ गया, अंडर रूट के अंदर d 0 के इक्वल हो सकता है, अंडर रूट के अंदर d 0 से बड़ा हो सकता है, मतलब पॉजिटिव आ सकता है। ये 0 से छोटा है -d, ये 0 के इक्वल है, ये
जीरो से बड़ा है। तो 3 केसेस हुए। अब अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज़ अगर चली जाए, जैसे -1, तो होता है इमेजिनरी। क्या होती है? इमेजिनरी। सपोज दैट अंडर रूट के अंदर आपका -4 आ गया, डी की वैल्यू सपोज दैट -4 आ गई होगी, तो उस केस में ये वैल्यू क्या मिल जाएगी? आपकी इमेजिनरी वैल्यू मिल जाएगी। अगर जीरो मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो रियल तो मिलेगी ही। ग्रेटर देन जीरो अभी भी रियल मिलेगी, क्योंकि √3 √5 सब रियल नंबर पे ही आते हैं, है ना। इसमें रियल, लेकिन इसमें क्या वैल्यू मिलेगी? इमेजिनरी। कब कब? जब डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो से छोटी हो जाएगी। अच्छा, जीरो के एक केस में और एक चीज़ मिलता है, पता है? चलो देखते हैं। अपने पास अगर x इज इक्वल टू क्या हुआ? -b प्लस माइनस √d, डी मतलब b² -4ac/2a है। अब अगर मैं d की वैल्यू जीरो ले लूँ, अगर d की वैल्यू क्या ले लूँ? d जीरो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो अगर हो गई, क्या हो गई? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी अपने पास -b/2a और +-0, है ना। उस केस में यहाँ पे x की दो वैल्यूज आई, एक तो आई x इज इक्वल टू -b/2a + 0 और दूसरी आई x की वैल्यू -b/2a - 0। अब -b/2a में चाहे जीरो ऐड कर लो, चाहे सब्सट्रैक्ट कर लो, इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और जब इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है तो ध्यान से देख लो, यहाँ पे जो x की दोनों वैल्यूज आई, x मतलब अल्फा जो आया वो आया -b/2a, और सिमिलरली जो बीटा आया वो भी -b/2a आया। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि व्हेन d इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे, रूट्स जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? इक्वल, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा के आ रहा है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा के आ रहा है, क्या? -b/2a के इक्वल आ रहा है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल है तो उस केस में रूट्स इक्वल हो जाएंगे। अगर d की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो उस केस में जीरो के वो तो प्लस समथिंग हो जाएगा, माइनस समथिंग, तो अनइक्वल हो जाएंगे। तो इस केस में जो रूट्स होंगे वो अनइक्वल आएंगे। क्या आएंगे? अनइक्वल आएंगे और रियल आएंगे। क्या आएंगे? रियल आएंगे। लेकिन रियल अगर नहीं आए, इमेजिनरी आए, इसका मतलब कि वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो से छोटी आ रही है, मींस माइनस में आ रही है। इस सब को मैं एक समराइज फॉर्म में लिखता हूँ। जो समराइज फॉर्म है वो इस तरीके से आपको दिखेगा, ध्यान से देख लो। ये रहा आपके पास जो मैंने बताया b² - 4 इक्वल टू देन द रूट्स ऑफ द vx गिवन बाय, तो जो भी बताया मैंने, अल्फा की वैल्यू ये हो जाएगी, बीटा की वैल्यू ये हो जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को अगर हम समराइज कर दें तो पहला केस क्या आता है? अगर d की वैल्यू जीरो से बड़ी हो जाए, इन दिस केस द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट मतलब अनइक्वल। तो यहाँ पे रूट्स अनइक्वल हो जाएंगे कब? जब d की वैल्यू जीरो से बड़ी हो जाएगी और इसके रूट जो हो जाएंगे वो इस फॉर्म में। सेकंड केस आता है कि अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए, दोनों केस में रियल आएंगे और इक्वल तभी आएंगे जब जीरो के इक्वल हो जाए। मीन्स ये रहे नेचर ऑफ रूट्स व्हेन डी इज ग्रेटर देन जीरो। क्या हुआ इन दिस केस? दिस रूट्स आर गिवन बाय, डिस्टिंक्ट हो गया। फिर आता है अपना डी जो इक्वल टू जीरो जब हो जाए, वो वाला केस क्या है? इन दिस केस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जो मैंने भी बताया -b/2a वाला ये कंडीशन है। अल्फा और बीटा दोनों इक्वल ही आते हैं इस केस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर डी लेस देन जीरो हो जाए तो अनइक्वल आता है और रियल आता है, मतलब इमेजिनरी आता है। नो रियल लिखा है मतलब यहाँ पे ना, तो इसका मतलब इमेजिनरी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। अब एक बार समराइज कर देते हैं। समराइज, अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है तो रियल और अनइक्वल होगा। अगर डी की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाती है तो रियल एंड इक्वल होगा। और डी की वैल्यू अगर जीरो से छोटी है तो नो रियल रूट्स, मतलब कोई भी इमेजिनरी रूट्स हो सकता है। एक्चुअल में वो नंबर लाइन पे है, ये नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई? एक्सरसाइज 4.3 क्या है? एक्सरसाइज 4.3 में ये चेक करना है, एनसीईआरटी का हम डिस्कस करने चल रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। पहला क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसको फाइंड करिए, और फाइंड करेंगे हम किससे? क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। लेकिन सबसे पहले चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मतलब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2x² - 3x + 5 = 0। इसमें a की वैल्यू आपके पास कितना है? 2, b की वैल्यू कितना है? -3, और c की वैल्यू क्या है? 5। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालें d, तो d की वैल्यू क्या आएगी? b² - 4ac। अब अगर d की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? d की वैल्यू जो है वो आ रही है b² - 4ac, मतलब ये क्या है? 3 3 9 हो जाएगा, -4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5, ठीक है। तो 9 - 40 कितना आया? 9 - 40 मतलब कितना आया? ये 31। तो d की वैल्यू -31 आ रही है
और जब माइनस में 30 बना रही है तो डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 से छोटी, तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे, यहाँ पे जो रूट्स होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी मतलब नॉट रियल, क्या हो जाएंगे, नॉट रियल, तो नॉट एग्जिस्ट, ये भी लिख सकते हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब इमेजिनरी फॉर्म में चल रहा है, जब काल्पनिक दुनिया में चल रहा है, तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस केस में ये इसका ना तो रूट फाइंड कर सकते हैं और ना ही ये रूट शो करेगा, क्योंकि वे इमेजिनरी रूट से कुछ भी हो सकते हैं। ये आयोटा फॉर्म में ये पढ़ोगे, इमेजिनरी रूट कब फाइंड करते हैं, जब देखो क्लास 11 में जाओगे, एक चैप्टर आएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें भी आपको ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का फॉर्म को सॉल्व करना पड़ेगा। अभी भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आई के फॉर्म में आंसर आएगा, तो आपको उतना कम कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जितना बोला है उतना करते जाओ। ये क्या बोला है, अगर रूट्स रियल है, एग्जिस्ट करते हैं, तो रूट्स फाइंड करिए, अगर नहीं एग्जिस्ट करते हैं तो आगे बढ़िए, ठीक है। तो इसमें नहीं एग्जिस्ट करते तो हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4, ठीक है। चलो इसको इरेज कर दें, अगर इसके शॉर्ट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप लोग, कोई हैरान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको कर दिया मैं इरेज। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 के। अब यहाँ पे सिर्फ फिर से वही काम करना है। a इज इक्वल टू कितना है 3, b इज इक्वल टू कितना है माइनस 4 रूट 3, c की वैल्यू कितना है ये 4, निकाल लो। d की वैल्यू क्या आता है, b² माइनस में 4ac, निकालो। b की वैल्यू कितना है सर, माइनस 4 रूट 3, 4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना है 3, c की वैल्यू कितना है 4, 4 4 जा 16, 3 जा 48, 4 4 जा 16 और 48 हो जाएगा। यहाँ पे d की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्या हो गई 0 के इक्वल हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर d इज इक्वल टू 0, सो रूट्स आर इक्वल। और इक्वल होने के लिए कौन सा रूट्स आता है, जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो क्या आती है -b/2a, और बीटा की वैल्यू जो आती है वो -b/2a आती है, आपको याद होगा इक्वल के केस में। तो बिग वैल्यू कितना है, बिग वैल्यू है आपके पास कितना है -4 रूट 3 और अपॉन 2, एक वैल्यू कितना है 3 है, क्या है 3 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हुआ आपके पास। और सिमिलरली ये भी वही आएगा 4 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3, 4 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आपके सामने जो वैल्यू आई वो आई 2 रूट 3 अपॉन 3। रूट 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। इधर भी 2 रूट 3 है अपॉन 3, रूट 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा 2 अपॉन रूट 3, और ये भी क्या आएगा 2 अपॉन रूट 3। तो अल्फा की वैल्यू ये आई, बीटा की वैल्यू ये आई। चाहते तो आप वो भी आंसर सही था, ये भी आंसर सही है, बस आप अगर रूट को नीचे नहीं रखना है तो रूट 3 तब यही सही है, अगर रूट को नीचे रखना है तो उस केस में यही सही है। आप जो चाहो बोले सकते हो, आपके सामने ये रहा आंसर आपका। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे आपका जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाती है, और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है तो यहाँ पे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। जब रूट एग्जिस्ट करेंगे तो हम रूट फाइंड कर सकते हैं, और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है उस केस में जो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमने इक्वल रूट फाइंड किया, क्या है 2 अपॉन रूट 3 और 2 अपॉन रूट 3। वैल्यू माइनस में चल रही है, बिल्कुल माइनस में चल रही है। सर माइनस कहाँ रख दिए, माइनस माइनस रख दो, तो वैल्यू माइनस में चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आसान भाषा में अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में बता दीजिएगा सर क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आया पहले का, तो मैं इसको भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। और जहाँ तक है आपको आ जाएगी। नेक्स्ट, find the values of k for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots। मतलब क्या है, दोनों इक्वल रूट्स रखते हैं। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के है और ये इक्वल रूट्स रखता है, इसका मतलब वो इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के हो जाएगी। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो जाएगी तभी ये इक्वल रूट्स रख रहे हैं, हाँ या ना। अरे भैया जब इक्वल रूट्स बोले हैं ना, इक्वल रूट्स होने के मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0। तो पहला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट पहला क्वेश्चन आपके सामने है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्या बोले हैं, रूट्स इक्वल है हियर रूट्स आर
इक्वल, देन डी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू के इक्वल 0 हो जाएगी, इसका मतलब बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, k है -4, a की वैल्यू क्या है 2 है, c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, इज इक्वल टू 0 के हो जाएगा। k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 2 8 3 24, और k की वैल्यू हो जाएगी 2 2√6, और भी प्लस माइनस में, तो k की दो वैल्यूज पॉसिबल हुई, यहाँ पे +2√6 हो सकता है और -2√6 हो सकता है। तो इस तरीके से हमने k की वैल्यू फाइंड कर लिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, kx x -2 + 6 इज इक्वल्स टू 0। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है नहीं, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कर लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट, क्या आएगा यहाँ पे हम लिख देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे क्या आ जाएगा, kx² माइनस क्या हो जाएगा 2kx + 6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो d की वैल्यू यहाँ पे भी 0 के इक्वल हो जाएगी, और यहाँ पे भी b² - 4ac की इक्वल टू 0 हो जाएगा। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b की वैल्यू जो है वो है यहाँ पे माइनस में 2k, -2k इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और माइनस में 4, a की वैल्यू कितना है k, c की वैल्यू कितना है 6 इज इक्वल टू 0 के बातें चल ही रही हैं। 2 2 ज़ा 4k स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, -6 4 ज़ा 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे k कॉमन मिल रहा है और 4k कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा k -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक तो k की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, और दूसरा k की वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है, क्या आ रही है 6, और पहला क्या आया k की वैल्यू 0, दूसरी की वैल्यू क्या आ रही है, k की वैल्यू 6 आ रही है। कैसे, या तो ये 4k इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब k की वैल्यू 0 होगी, या फिर k -6 इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब k की वैल्यू 6 होगा। तो इसका मतलब हमें k की वैल्यू फाइंड हो गई, कौन कौन सी, k की वैल्यू 0 आएगी और ये k की वैल्यू 6 आएगी। एकदम आसान भाषा में एकदम स्लोली क्वेश्चन कराए हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान भाषा में पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर आता है आपका सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का है आपका वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर थर्ड वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5 वर्ड प्रॉब्लम। तीनों क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो एक बार ध्यान से सुन लो, एक बार ना आप कोशिश करिए इसका इक्वेशन बनाने में, बाकी सॉल्व तो हम करवा देंगे। सॉल्व कैसे होगा सर, सॉल्व ऐसे होगा जैसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला, जैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते थे। देखो सबसे पहले हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के एक इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद हम जैसे फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स को फाइंड करते थे, सिमिलरली अब वो फैक्टराइजेशन मेथड ना अप्लाई करके हम क्या अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, मतलब श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन के इक्वेशन के फॉर्म में तो लिखिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे। वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर ट्राई करिए कि क्या ये तीनों क्वेश्चन आप इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए मैं अभी बता दूंगा, एग्जाम में मैं आपके सामने नहीं रहूंगा कि मैं आपको इक्वेशन बना के दूंगा, तो कोशिश करिए अभी आप तीनों ट्राई करिए, उसके बाद मैं खुद ही कराऊंगा। चलिए वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। आई होप आप लोग इसका इक्वेशन बना लिए होंगे। अगर जिन बच्चों ने कोई इक्वेशन नहीं बना पाया या फिर जिन बच्चों ने इक्वेशन नहीं बना पाया है वो वेट करें, अब मैं एक एक करके सारे इक्वेशन को बना के सॉल्व करके आपको सामने दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इट इज द पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, so if so find its length and breadth। ठीक है, अगर ये पॉसिबल है तो इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करिए, अगर नहीं पॉसिबल है तो मत करिए, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, क्या ये पॉसिबल है कि जिसकी लेंथ ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ की हो। लेट हम क्या कर रहे हैं, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स लेट कर लें और लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ बोले हैं अगर ट्वाइस हो जाए, ठीक है। अब ये बोले हैं इसका एरिया कितना आ जाए, इसका एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाए, 800 मीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाए। तो क्या ऐसा जो गार्डन मैंगो ग्रूव एक गार्डन बनाना क्या है पॉसिबल है, चेक करते हैं। क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी 800/2, मतलब x स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी, x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी
400, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400, तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी मेरे भाई, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस माइनस 20। अगर हम प्लस ही 20 ले लें, अगर हम एक्स की वैल्यू प्लस ही 20 ले लें तो एक्स की वैल्यू 20 हो जाएगी और 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 40। तो क्या ऐसा गार्डन पॉसिबल है? बिल्कुल है। और अगर बिल्कुल है तो हम इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड कर लिए। बात समझ में आ रही है? देखो भाई, ये क्या बोला था, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। हमने लेंथ एक्स कर लिया तो हमने ब्रेथ एक्स लेट कर लिया तो लेंथ क्या हो जाएगा, उसका ट्वाइस हो जाएगा। उन्होंने बोला इसका ये 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, 2 इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, एरिया ही बोला है 800 मीटर स्क्वायर, एक्स की स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगी 400, 400 किसका अंडर रूट हो जाए भाई 20 का। तो यहाँ पे लेंथ जो आई वो आई 20 और ब्रेथ जो आई वो 40 आई। तो ये चीज़ पॉसिबल है, तो हमने इसका फाइंड भी कर लिया। ये उस बेस पे नहीं था, इसलिए हमें इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिख रहा है, इट इज फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन, अगर पॉसिबल है तो डिटरमाइन करिए दियर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, मतलब दो फ्रेंड्स के एज का सम जो है वो 20 ईयर्स है। तो अगर लेट ए पर्सन की जो एज है वो है x और पर्सन बी की जो एज हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, दोनों का सम अगर 20 है तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर बोले हैं 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले। अच्छा बताओ 4 साल पहले क्या हो जाएगी, 4 साल पहले ये कितने कितने हो जाएंगे, 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो एक्स माइनस 4 के हो जाएंगे, ये कितने के हो जाएंगे, ये 20 माइनस एक्स माइनस 4 के हो जाएंगे। मतलब ये एक्चुअल में हो जाएंगे, पर्सन ए है ये पर्सन बी है, पर्सन बी कितने हो जाएंगे 16 माइनस एक्स। द प्रोडक्ट ऑफ द ईयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, मतलब इन दोनों के एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना हो जाता, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट 5 साल पहले इनका प्रोडक्ट जो आएगा एक्स माइनस 4 और इनका दूसरा क्या है 16 माइनस एक्स, वो कितना आया, वो आया आपके पास 48। कितना आया 48। अब अगर ये पॉसिबल होगा तो इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी नहीं आएंगे, अगर नहीं पॉसिबल होगा तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी आएंगे। चेक करते हैं, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 इंटू माइनस 64 हो जाएगा और प्लस 4x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 48। ठीक है, इसको थोड़ा और सही से लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 16x प्लस 4x कितना हो जाएगा 20x, माइनस 64 इधर आ जाएगा, प्लस 4 माइनस 48 हो जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल हो जाएगा। अब थोड़ा इसको पॉजिटिव पॉजिटिव में कर लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव में करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं क्या यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ac की वैल्यू, सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका केस पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। डी वैल्यू चेक करते हैं, डी वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। डी वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो अगर हम इस इक्वेशन में देखें यहाँ पे एक वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है -20 है और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 112। चेक करते हैं, ये हो जाएगा 400, बी स्क्वायर मतलब 400, बी का स्क्वायर ना 400 हो जाएगा माइनस 4, एक वैल्यू हो जाएगा 1, सी की वैल्यू हो जाएगी 112, मतलब 400 माइनस ये क्या हो जाएगा 448 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 48 आया, मतलब डी की वैल्यू जो है वो -48 आ रही है, इसका मतलब डी की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। तो यहाँ पे जो इसके रूट्स होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, तो यहाँ पे ऐसा इक्वेशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये केस पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जिसको रूट्स जो आ रहे हैं वो इमेजिनरी आएंगे। क्यों इमेजिनरी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू 0 से छोटी है, मीन्स यहाँ पे जो इसका सोल्यूशन आएगा वो इमेजिनरी सोल्यूशन आएगा। बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का इक्वेशन में बना दे रहा हूँ, बाकी आप काम आपका करिएगा। ठीक है,
इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन कर सकते हैं, क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन कर सकते हैं कि जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। पेरीमीटर कितना हो, पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया कितना हो, 400 मीटर स्क्वायर हो। अगर ऐसा पॉसिबल है तो इसका लेंथ और विड्थ फाइंड करिए। चलिए चेक करते हैं। सपोज दैट लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ इक्वल टू कैलकुलेट कर लेते हैं हम रेक्टेंगुलर पार्क, ब्रेथ इक्वल टू वायलेट कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी बाद में बताएंगे। और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 मीटर, क्योंकि पेरीमीटर बोले हैं, है ना। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 40। अगर हमने इसको x लिया है तो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो 40 माइनस में x हो जाएगी। तो जो ब्रीथ आया वो 40 माइनस x आएगा, ये x आया तो 40 माइनस x आएगा ब्रीथ। अब क्या चेक किए हैं, अब ये बोले हैं किसका एरिया कितना है 40 मीटर स्क्वायर, 400 स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या है, एरिया इज इक्वल टू आपके पास 400 मीटर स्क्वायर। एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ रही है, यहाँ तक तो जो है बातें समझ में आ रही हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब इसको हम करेंगे फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको जनरल इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40x, क्योंकि 40 इंटू एक्स 40x, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आके माइनस 400 हो जाएगा, 400 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको पॉसिबल सही से लिख सकते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 40x, ये हो जाएगा प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। फिर से चेक करते हैं क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 0 से छोटी आ गई तो ये पॉसिबल नहीं है, अगर 0 से बड़ी आ गई तो पॉसिबल है। डी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस में 4ac। चेक करते हैं इसके रूट्स क्या हो जाएंगे। देखो बी स्क्वायर मतलब माइनस 40, 40 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, कितना हो जाएगा 1600 माइनस 4 इंटू एक वैल्यू 1 है, सिक वैल्यू कितना है 400, तो 1600 और ये कितना हो जाएगा 1600 माइनस में 1600, तो 1600 इंटू 1600 क्या हो जाएगा आपका 0, क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा गार्डन पॉसिबल है, बिल्कुल बोलो कि हाँ सर पॉसिबल है, क्यों, लेकिन रेक्टेंगुलर फॉर्म का पॉसिबल नहीं है, तो ये एक स्क्वायर के फॉर्म का होगा। किसके फॉर्म का होगा, रेक्टेंगल नहीं हो सकता, क्या हो सकता है वो स्क्वायर हो सकता है, क्या हो सकता है स्क्वायर हो सकता है। क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं, नहीं नहीं, सभी स्क्वायर जो होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं, मतलब पॉसिबल है, लिख दो पॉसिबल है, क्योंकि सभी स्क्वायर क्या हो सकते हैं रेक्टेंगल हो सकते हैं। तो ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है जिसका जो पेरीमीटर वो 80 हो और एरिया जो हो वो 400 मीटर स्क्वायर हो। कैसे आया, वैसे आया सर, ऐसे आया, क्योंकि इसका डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आ रही है। तो यहाँ पे लेंथ जो होगा, यहाँ पे जो लेंथ होगा इज इक्वल टू किसके होगा, ब्रेथ के होगा, ठीक है। और निकाल नहीं ले क्या आता है, चलो चेक करते हैं क्या क्या आता है। इस केस में x की जो वैल्यू आती है आपको पता होगा क्या आती है, -b/2a आती है ना। आप बोलोगे हाँ सर -b/2a आती है। बिग वैल्यू यहाँ पे क्या है सर -40, तो ये -40 प्लस 40 हो जाएगा 2a, मतलब 1 है, क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पे लेंथ की जो वैल्यू आ जाएगी वो 20 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, लेंथ की जो वैल्यू आ जाएगी वो 20 आ जाएगी, ठीक है। और विड्थ की जो वैल्यू आएगी वो 40 माइनस 20 मतलब 20 आ जाएगी। तो हाँ हमारा यहाँ पे लेंथ भी आ गया और ब्रेथ भी आ गया आसान तरीके से। मतलब ये इक्वेशन पॉसिबल था, जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल था। ऐसे केस पॉसिबल थे, बिल्कुल पॉसिबल थे। क्यों पॉसिबल थे, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई, ध्यान से सुन लो, यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई वो 0 के इक्वल आई है। 0 के इक्वल मीन्स यहाँ पे रूट्स रियल हो सकते हैं, चलो ठीक है पॉसिबल तो हैं, लेकिन लेंथ और वो बोला है रेक्टेंगल पॉसिबल है। आप बोलोगे हाँ सर, क्योंकि सभी स्क्वायर जो होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसमें
उसका लेंथ और विड्थ इक्वल होता है, लेकिन सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। क्या अगर ये स्क्वायर फॉर्म में बोलता और रेक्टेंगल फॉर्म में आंसर आता तो ये चीज़ें गलत हो जाती। लेकिन हाँ, ये अगर स्क्वायर फॉर्म में आया है तो हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, लेकिन हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता। इसलिए इस केस में हमारा ये क्वेश्चन पॉसिबल हो गया और हमारा आज के इस वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 4.3 यहीं पे क्या होती हुई, यहीं पे ख़त्म हो गई। तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। अगर किसी को कहीं भी दिक्कत हो, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करा करिए सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो हम उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कराएंगे फिर से। अगर नहीं करोगे तो मैं यही मानूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अब ये वीडियो एक बार फिर से देखिएगा, रिकॉल करिएगा। आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एक क्वेश्चंस अपने हाथों से एनसीईआरटी का कराया है। अगर आप फिर भी प्रॉब्लम है तो एक बार वीडियो को रिकॉल करके देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5 की, और उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस, आगे के कॉन्सेप्ट, आगे के जो देखिए क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 तक तो हो गया है, सबका हो गया होगा। अब अभी स्कूल में नहीं हुआ होगा, किसी की स्कूल में चैप्टर नंबर 4 तक नहीं हुआ होगा। मैंने आपको करा दी है। अब आप जितना हो सके रिवाइज करा करिए। चैप्टर नंबर 4 से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 10th। लेकिन हाँ, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी अपनी टेक्स्ट बुक है, इसलिए हम उसको पढ़ते चल रहे हैं। इसके बाद जो नई बैच आएगी एनसीईआरटी के अलावा, क्योंकि ये जो लक्ष्य बैच है उसमें सिर्फ हम एनसीईआरटी करने वाले हैं, इसके बाद एक नई बैच आएगी, उसमें हम कंप्लीट 10th का जो एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आएंगे वो पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बैच बनाया जाएगा। क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे, अभी तक जितने क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है वो कराए जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। वो कॉन्सेप्ट हमारा कौन सिखा रहा है? एनसीईआरटी सिखा रहा है। एनसीईआरटी अगर नहीं किए तो एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आपके वर्ड टू वर्ड एग्जाम में मिले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन, तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए हम पहले एनसीईआरटी करा रहे हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एनसीईआरटी करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे चीज़ें होती चली जाएंगी। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।